आज के करंट अफेयर्स 8 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है न्यू प्लेटफॉर्म मैप पेगासस स्प्रेड। अब ये पेगासस क्या है? देखो हुआ क्या था, ये ना एक स्पाईवेयर है। अब ये स्पाईवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, फिर पेगासस पे आता हूँ। आपके ना इंटरनेट पे किसी के ऊपर अगर कोई ट्रैकिंग लगानी हो, किसी भी टाइप की ट्रैकिंग लगानी हो, तो आपके हैकर्स या आपके गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ था, इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ था पेगासस। तो ये क्या करते हैं, ये कोई भी ऐसा एक ट्रैकिंग चीज आपके ना किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी डाउनलोड के साथ जोड़ देंगे जो आप इंस्टॉल करने वाले हो। मतलब कोई भी एक फेक कोई गेम बना देंगे, कुछ भी बना देंगे जहां पे लोग जो डाउनलोड कर रहे हैं। तो जैसे ही तुम वो चीज अपने फोन में डाउनलोड करते हो, साथ में ही ये भी इंस्टॉल हो जाता है। इसका काम क्या होगा, आपकी जितनी भी कॉल डेटा है, आपके मैसेजेस हैं, कोई भी फोटोग्राफ्स हैं, सर्च हिस्ट्री है, सब कलेक्ट करके जो भी कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए, हर चीज, सारे के सारा डेटा आपके वहां पे पहुंचा रहा होगा, जो भी इसे इन्फेक्ट करता है। तो एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है लोगों की प्राइवेसी इन्वेड करके उनसे, उनके फोन से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने का। तो ये जो स्पाईवेयर है, ये पेगासस आपके आया था, इससे खास करके एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को इफेक्ट किया था, या आईओएस को इफेक्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, एक व्हाट्सएप, ये बेसिकली जो इंस्टॉल होता था ना, वो आपको जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं उसके थ्रू पेगासस भेजा जाता था। कि जैसे ही लेट्स सपोज किसी को कोई व्हाट्सएप पे फोटो भेजी और वहां पे तुमने वो फोटो डाउनलोड की, उसी के साथ ही डाउनलोड हो जाता। तो इसके साथ ये जो पेगासस है वो लगातार फैल रहा था, पर ये सिर्फ एंड्रॉयड में फैल रहा था। ये पकड़ा तब गया जब किसी ने इसे आईओएस में इंस्टॉल करने की कोशिश की, तब ये पकड़ा गया। ठीक है, फिर जो व्हाट्सएप के अंदर लूप होल था, जो एंड्रॉयड के व्हाट्सएप के अंदर लूप होल था, उसे भी हटाया गया व्हाट्सएप के थ्रू, और अब एंड्रॉयड में ये नहीं फैलता, मतलब ये पुराना है। पर इससे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पहले भी आए हुए हैं। जो भी आपका ऐसे करंट अफेयर में कोई भी नाम आ जाता है ना, स्पाईवेयर का, मॉलवेयर का, या किसी भी चीज का, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ के कि लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाएगा पेगासस क्या है, और उसका ऑप्शन होगा स्पाईवेयर। डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि तुम्हें जो करंट हैपनिंग्स हैं उसके बारे में पता है या नहीं पता। तो ऐसे और चीजों के बारे भी आया हुआ है, जैसे कुछ टाइम पहले आपका वो भी फैला था यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, अब मुझे वो याद नहीं है उस सॉफ्टवेयर का नाम, पर वो करता गया था, मैं आपको वो बताता हूँ। वो ना ब्लैकमेलिंग सॉफ्टवेयर था। वो करता क्या था, अगर आपने अपने पीसी में, ब्लैकमेलिंग नहीं थी, मतलब अगर आपने अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया, करता क्या था, वो सारी फाइलों को लॉक कर देता था, और वो फाइलें तब लॉक होंगी जब आप उसके पैसे भरो। हाँ, और ये सर कब, उसका मुझे नाम नहीं याद। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ वर्ड पैड पे नोट लिखा आता है, बिल्कुल। तो वो इसीलिए आपकी बहुत कंपनीज ब्लैकमेल हुई हैं उसमें। तो और वो पैसे भी लेते थे बिटकॉइन में, जो ट्रैक नहीं होता। हाँ जी, नहीं एल सैल्वाडोर ने तो लीगल कर दिया ना, लीगल टेंडर कर दी। किस चीज की? अच्छा, तो ये एक और बहुत तरीका है, ठीक है, जहां पे तुम लोगों से पैसे हथियाने का, ब्लैकमेलिंग का ये नया तरीका है। जहां पे, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो भी फाइलें रखते हैं, अपने काम की फाइलें भी तो सारी हैं। हमारा एक पीसी इफेक्ट हो गया था एक बारी, हमारी बहुत सारी फाइलें उड़ गई थी, हमें सारी दोबारा बनानी पड़ी।
एथिक्स उथिक्स के सारे मॉड्यूल उड़ गए थे, क्योंकि वो कहीं पे इंस्टॉल हुआ और उसके कारण वो सारे की सारी फाइल्स लॉक हो गई, फिर पैसे मांगता था वो। तो वो इंडिया में वन ऑफ द विक्टिम हम भी थे, पर वो इंडिया में 2 साल पहले बहुत ज्यादा फैला था। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में ये बहुत ज्यादा अटैक हुए थे उसके। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी। तो आपके एक और पड़ोसी मुल्क ने दूसरे पड़ोसी मुल्क के लिए एक जेस्चर दिखाया। आपके श्रीलंका ने, जो आपकी चाइना है ना, अब मैं आपको सबसे पहले चाइना के बारे में बता दूं। देखो चाइना जो कंट्री है, वहां पे ना वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी हर टाइम पावर में रहती है। अब ये इस तरीके से उम्मीद कर लो कि बीजेपी या कांग्रेस जो भी है, हमेशा के लिए वही पावर में रह जाए और किसी और को पावर में आने का ऑप्शन ना हो। मतलब इलेक्शन लड़ सकते हो तुम चाइना में, पर चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में ही है कि ये सिर्फ यही पार्टी जीत सकती है और कोई पार्टी नहीं जीत सकती। तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो इलेक्शन लड़ सकते हो, पर जीतेगी यही पार्टी। और इस पार्टी के अंदर भी क्या होगा, मतलब फिर इलेक्शन होते कैसे हैं, इसी पार्टी के भी मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं एक जगह से। ठीक है, तो कोई एक कैंडिडेट तुम चूज कर लो जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है, पर पार्टी यही रहेगी पावर में। अब ये पार्टी पूरे चाइना को चलाती है, और चाइना ऐसा देश है, वैसे क्या होता है जैसे हमारे इंडिया में जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे वो इंडियन नेवी होगी, आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, वो सारी की सारी हमारे नेशन को बिलोंग करती है ना, इंडिया को बिलोंग करती है। चाइना में जितनी भी उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सारी की सारी पार्टी को बिलोंग करती है। कम्युनिस्ट पार्टी की एयरफोर्स है, कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, कम्युनिस्ट पार्टी की नेवी है। तो ये सारा का सारा देश जो है आपका चाइना, वो इसी पार्टी के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, तो जब से चाइना में रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, चाइनीज रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तब से जब से चाइनीज रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ये तब पार्टी फाउंड की गई थी 1921 में। तो इस साल इस पार्टी को 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो हिस्ट्री में कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिससे 50 साल, 25, 50, 70 या 100 पूरे हो रहे हो, या आगे भी मतलब 150, 200, वो आगे बढ़ते रहो, ऐसे कोई जो साल पूरे हो रहे होते हैं, वो इवेंट अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस साल आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब से उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू की। तो इसी के चलते हुए आपके पड़ोसी देश श्रीलंका ने एक गोल्ड और एक सिल्वर का सिक्का जारी किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होने के लिए, और उसके दूसरी साइड श्रीलंका और चाइना के 65 ईयर्स रिलेशन बने। ये ऐसा क्यों है कि ये गैप क्यों है, उसके बाद भी गैप तो अगर तुम कह रहे हो श्रीलंका आपका 1949 में हुआ है, तो ये कितने साल का गैप है? हाँ, बेसिकली दूसरी चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है, मैं चाइना के बारे में बता दूं। हर कोई चाइना को स्टार्टिंग में, जो आज मेनलैंड चाइना है ना, हर कोई उसे चाइना को, उस चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। आपके दुनिया में 2 चाइना थे, अभी भी 2 चाइना है। एक तो जो आपका मेनलैंड चाइना है, जिसे हम चाइना कहते हैं, ठीक है। दूसरा उसके साथ यहाँ पे छोटा सा देश जिसे हम ताइवान कहते हैं, उसका भी एक्चुअली ऑफिशियल नेम चाइना ही है। एक टाइम पे वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम पढ़ेंगे, सिविल वॉर हुई थी आपके चाइना के अंदर, 2 पार्टीज लड़ी थी आपस में। ठीक है, तो जो पार्टी हार रही थी ना, उन्होंने फिर ये पूरा मेनलैंड छोड़ के खुद यहाँ ताइवान भाग गए थे। पर वो आज भी क्लेम करते हैं कि ये सारा लैंड हमें बिलोंग करता है, और ये चाइना क्लेम करता है कि ताइवान वाला लैंड हमें बिलोंग करता है। तो आज भी इन दोनों में डिस्प्यूट है।
दोनों अपने आप को इसलिए चाइना ही कहते हैं, ताइवान को ओरिजिनल नेम पढ़ोगे वो चाइना ही है। पर जब आपके 1970s में क्या हुआ, 1970s में आपके जो ये बड़े वाला चाइना है, इसने एक पॉलिसी शुरू की जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, जिसमें इसने बोलना शुरू किया कि हर देश हम में से किसी एक को रिकॉग्नाइज ही कर सकता है चाइना, तो चाइना तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो या तो हम या ये किसी एक साइड हो जाए। सबसे पहले क्योंकि ये वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करने वाला अमेरिका था, अमेरिका उस टाइम चाइना को बहुत सपोर्ट करता था, अमेरिका के सिर पे ही चाइना इतना पावरफुल बना है। तो अमेरिका ने सारी दुनिया से एक तरह से आज के चाइना को रिकॉग्निशन दिलवाई है, और इंडिया ने भी उसे ही रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है, ये जो ताइवान है, अब होता क्या है, रिकॉग्निशन के कारण क्या होता है, देखो हमारे हर कैपिटल, एक दूसरे की कैपिटल में ना हम एम्बेसी ओपन करते हैं। जो एम्बेसी होती है ना, वो सिर्फ जिस कंट्री को तुम रिकॉग्नाइज करते हो उसकी कैपिटल के वहां ही एम्बेसी बनती है। तो जब हमने चाइना को रिकॉग्नाइज किया तो बीजिंग में इंडिया की एम्बेसी है, ताइवान के साथ भी पर हमने रिश्ते बना के रखे हुए हैं। पर जब तुम ताइवान को एज अ कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज करते तो तुम एम्बेसी नहीं खोल सकते। एम्बेसी सिर्फ उस देश में खुलती है जिसे तुम रिकॉग्नाइज करते हो। तो एम्बेसी से एक छोटा ऑफिस होता है जिसे कहते हैं कॉन्सुलेट ऑफिस। ठीक है, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, अब अमेरिका ने भी, लेट्स सपोज अमेरिका ने इंडिया के अंदर एम्बेसी खोली हुई है दिल्ली में, पर इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, अब हर बंदा तो नहीं अपना वीजा के लिए अपने दिल्ली आ सकता, जो साउथ इंडिया में रहता है वो तो नहीं दिल्ली आ सकता एक वीजा काम के लिए। तो होता क्या है, जो ऐसी फिर कंट्रीज होती हैं, उन कंट्रीज के अंदर ना मल्टीपल ऑफिसेस ओपन कर देते होते हैं। एम्बेसी सिर्फ कैपिटल में रहती है, बाकी अलग अलग शहरों में आपके कॉन्सुलेट ऑफिस खुल जाते हैं। जैसे अमेरिका की एक कॉन्सुलेट ऑफिस जो बहुत बड़ा है वो मुंबई में है, वो बहुत एक्टिव रहता है वो ऑफिस, एम्बेसी से ज्यादा वो एक्टिव रहता है। ठीक है, हाँ, जैसे अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो हमारे सेक्टर में ही फ्रांस की है, फ्रांस की कॉन्सुलेट ऑफिस यहाँ है। ठीक है, तो सारे के सारे यहीं पे, हाँ साउथ कोरिया का भी यहीं है, बिल्कुल। सबने, अफगानिस्तान अलग ही डायरेक्शन में अब जा रहा है ना, वहां तो सिविल वॉर बहुत ज्यादा पेस पकड़ रही है, तालिबान बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट फोर्सेस कोलैप्स कर रही है, अभी तो आगे और होगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 9/11 डेट आने से पहले पहले तुम्हारे तालिबान का राज होगा अफगानिस्तान में। इसी साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी और तालिबान, क्या चीज, तालिबान अलकायदा ने करवाया था ना, नहीं 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 नहीं, अलकायदा ने करवाया था, अलकायदा को प्रोटेक्शन देता था तालिबान उस जमाने में। ठीक है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप थे ना, ये अफगानिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करते थे और उन्हें वो ट्रेनिंग और वो सब कुछ देता था, इसलिए 9/11 और अफगानिस्तान इतना जुड़ा हुआ है। तभी तो 9/11 के बाद अफगानिस्तान इन्वेड हुआ। हाँ, ताइवान को प्रोटेक्शन है यूएसए की। ताइवान, अच्छा जो क्वेश्चन आया मैं ऑनलाइन में बता दूं कि अगर यही सब कुछ है तो क्यों आपका चाइना ताइवान को हमला करके इसे एनेक्स क्यों नहीं कर लेता, वैसे भी तो जगह जगह जाता रहता है, इसे एनेक्स करने से रोक रहा है आपका यूएसए। यूएसए की प्रोटेक्शन है ताइवान को, F-35 भी तो बेचे हैं ताइवान को। ठीक है, अमेरिका की प्रोटेक्शन है, तो अगर ताइवान, इसीलिए ताइवान इन्वेड नहीं होता। ठीक है, पर आपके बहुत सारे जो चाइना के अंदर से सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये है कि वो अमेरिका को टेस्ट करने वाला है इसमें, वो एक दिन पक्का इन्वेड करेगा। चाइना का प्लान है 2050 से पहले पहले ताइवान को अपने अंदर ले लेना। तो कहा
अमीर तो है ताइवान, ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट देश है, तो बहुत सारी चीजें बनती हैं आपकी ताइवान में, और भी बहुत सारी। हाँ जी, हाँ, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं आपके, उसके लिए ताइवान बहुत मशहूर है। आपके ये हार्ड डिस्क जो होती है, कंप्यूटर का सामान, ताइवान बहुत बनता है। ताइवान इतू सा देश है उसके सामने। इजराइल का मुकाबला, अब इजराइल के सामने तुम compete करोगे, इजराइल कभी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता आज भी, ताइवान तो उससे भी कमजोर है। हाँ, इजराइल का मुकाबला था कमजोर से देशों से जो अपने आप में इतने अपग्रेडेड नहीं थे। चाइना बहुत ही अपग्रेडेड देश है, चाइना से ताइवान नहीं मुकाबला कर पाएगा। अगर अमेरिका ना हो, अमेरिका आज कह दे कि प्रोटेक्शन नहीं है, कल नेक्स्ट हो जाएगा। जापानीज में ना स्पिरिट अलग है, वो लड़ने को तैयार हो जाएंगे, वो जान दे देंगे, किसी को अपने आइलैंड पे नहीं आने देंगे। फिर ये है कि सारे जापानीज को मारना पड़ेगा। तभी तो कभी अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को इन्वेड नहीं किया। जापान में ये स्पिरिट है, जापानीज में, उनमें नेशनलिज्म हद से ज्यादा है। जापान को तुम इसलिए कभी इन्वेड नहीं कर सकते, जापान का हर आदमी मरने को तैयार हो जाएगा, चाहे बुजुर्ग क्यों ना हो, वो भी कहेगा चलो। वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे चलती है। अच्छा, अब जो चाइना है, इसे जिस प्रिंसिपल पे फाउंड किया गया था वो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्या होता है कि जहां पे सारे पॉलिटिकल डिसीजंस वोटिंग से लिए जाते हैं, एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी सारी पार्टी की, वहां पे जो वोट डलेगी और जो डिसाइड हो जाएगा वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ उसके बाद कोई नहीं बोल सकता। बस एक बारी वोट के टाइम तुमने डिसएग्री करना है, कर सकते हो, एक बारी वोट के थ्रू कुछ डिसाइड हो गया तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का क्या मतलब है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ठीक है, सारी स्टेट सर्विसेज में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, पंजाब में भी आए हुए हैं, सॉरी, ऐसे क्वेश्चन पंजाब में भी आए हुए हैं, यूपीएससी में भी आए हुए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर मार्क्सिज्म का क्वेश्चन यूपीएससी में था, उससे पहले पंजाब में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सब में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। प्लेबिसाइड एक टाइम डिसीजन है, ये हमेशा के लिए, ये चाइना काम ही इसके ऊपर करता है। कोई भी डिसीजन लेना हो तो लोग थोड़ी वोट डाल रहे हैं इसमें, जो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अभी तो हमारे ये होता है ना कि ऑपोजिशन तो तब भी क्रिटिसाइज करती रहती है, यहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं रहेगी, एक बारी वोट डल गई, जो फाइनल हुआ, एक ही पार्टी है ना, पहले तो क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता, उसके बाद भी तुम्हारे पार्टी के अंदर भी जैसे लोग कई बार डिसएग्री कर जाते हैं, वो भी नहीं कर सकते, बस फाइनल है वो डिसीजन। वो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, जो सेंट्रली फैसला ले लिया वो सबको मानना पड़ेगा। क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें? ये थे आपके आज के करंट अफेयर।